आप सभी का नमस्कार। मैं अपर्णा विष्णु तिवारी स्वदेश पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं 2010 बैच के डायरेक्ट आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने से पहले मैं चंद लाइनें यहाँ बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो आगे आपको इंटरव्यू में पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक आए। कर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सर, आपका स्वागत है स्वदेश पोर्टल में। थैंक यू जी, नमस्कार। बिल्कुल। सर, आपके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक बहुत ही सामान्य परिवार से आए और एक बड़ा सरकारी विद्यालय को देखे बड़ा हे की दृष्टि से देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, आईएएस आईपीएस नहीं निकाल पाएंगे। आप सरकारी विद्यालय में पढ़े, हरदोई के ही। हाँ, उसके बाद जो आपका जीवन रहा पूरा, आप यहाँ तक कैसे आए? इस पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं हरदोई ज़िले का रहने वाला। मेरे पिताजी जो है क्लास 3 के कर्मचारी थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अभी वो रिटायर हो गए हैं। तो कभी भी खैर हमें पढ़ने लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत परिश्रम से हम लोगों को पढ़ाया। मैं राजा रुकमांगद इंटर कॉलेज हरदोई से मैंने 12th किया और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने, इवन क्रिश्चियन कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने फिर अपना पीजी किया। और उसके बाद फिर मैं आईआरएस में आया और फिर देन आफ्टर मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ। तो मेरा ये मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है तो वो कुछ हासिल कर सकता है। हमारे गुरुजनों का भी बहुत योगदान इन सब में रहा। तो मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं अगर आप परिश्रम करें। एक चीज़ है, एक धारणा है कि बीइंग आईएएस ऑफिसर और बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर आप एक ऐसी अलाइट में आ जाते हैं, एक मतलब आपको एक वर्ग विशेष में देखा जाता है। आपके अंदर एक बहुत ही अजीब सा, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है कि आप कलेक्टर हैं या आप शहर के एसपी हैं, लेकिन आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। तो ये चीज़ आपकी, ये संस्कार हैं जो बचपन से मिले, या मतलब कहाँ से आया ये आपके अंदर इतना विवेकपूर्ण जो व्यवहार है? अब ये तो खैर हमें नहीं मालूम कि क्या धारणा लोग सोचते हैं ऐसा। हम भी जब पहले सर्विस में नहीं थे ऐसा ही सोचते थे कि शायद बहुत मुश्किल होता होगा और फिर जो लोग बनते हैं वो अलग दुनिया के लोग होते होंगे, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। और आज जिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम जी रहे हैं तो उसका सेटअप ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए बराबर मौके हैं। मैं भी एक सामान्य पृष्ठभूमि और सामान्य पढ़ाई लिखाई से आके और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कोई बॉडी लैंग्वेज चेंज हो, आप लोगों से अपने को अलग महसूस करें, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जितना बेस्ट हम लोगों के बीच में रह के दे सकते हैं उतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सोच तो कभी आई नहीं, हमारे मन में भी नहीं आई कि कोई जो सामान्य व्यक्ति है वो अलग है, हम अलग हैं। केवल रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई व्यक्ति जो है सरकारी कार्यालय में कोई दूसरा काम करता है, हम कुछ अलग काम करते हैं। तो रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग है और आप जिस रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी में हैं उसमें आपको अपना बेहतर करना चाहिए। उसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है ऐसी बात नहीं। मतलब जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल यूपीएससी की, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि हम बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में देखा है कई लोगों को। तो वो उनकी सोच को बदलने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? मतलब बीइंग अ रोल मॉडल, अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, रोल मॉडल जैसी कोई बात नहीं है। रोल मॉडल किसी को बनाना है तो उसके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ मैं उन लोगों से तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि एक कठिन परीक्षा है और कठिन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जो लोग सिलेक्ट हो पाते हैं निश्चित रूप से उनकी संख्या कम है। तो इसमें मैं मानता हूँ वो लोग भाग्यशाली भी हैं जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी इतनी सारी अच्छा काम करने की, डाइवर्सिफाइड काम करने की, लोगों के लिए काम करने की मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो इस जज्बे के साथ ही आना चाहिए कि हम बेस्ट रोल प्ले करेंगे
सामान्य रूप से शायद वो सारी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए जितना आप इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इवन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि जब आप बहुत सारा सोसाइटी के लिए काम करते हैं, बहुत सारा लोगों के हित के लिए काम करते हैं, तो आपको भी एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। तो इस सोच के साथ आना चाहिए। इस सोच के साथ हम नहीं आ सकते कि हम कोई बहुत बड़ी जगह बैठकर लोगों से अलग हो गए हैं। तो ये मेरा संदेश है। सर, जैसे आपके बारे में सुना आपने, बहुत नरसिंहपुर का एक बहुत ही पिछड़ा एक इलाका था, चावर पाठा करके, वहाँ आपने जो खुले में शौच का था उसे बहुत ही जल्दी उस चीज़ को ख़त्म किया। और उसके अलावा आप जहाँ आप शायद विदिशा में भी थे, और इसके अलावा नीमच में आपने खुद फावड़ा उठा के नालियाँ साफ की। तो ये जो एक व्यवहार है ना आपके अंदर, ये जो चीज़ है, फिर मेरा सवाल वही रिपीट हो रहा है कि ये चीज़ आपके अंदर आई कैसे कि आप एक शहर के जिले के कलेक्टर हैं, उसके बावजूद आप अगर आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, ये काम कर रहे हैं कि आप खुद फावड़ा उठाया आपने और आपने सफाई की। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं परिवार से आई होगी, कहाँ से आई होगी? मतलब माता पिता गुरुजनों का ये तो खैर है, उसमें सभी का योगदान है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें, मतलब शायद मैंने कभी सोच के ऐसा कुछ नहीं किया, जो हुआ वो ऑटोमेटिक और इंस्टांस होता है। जैसे जनरली चावर पाठा को हमने ODF किया, तो उस समय एक मोमेंट चला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उस पर चलते गए, और फिर लोग उससे जुड़ते गए। और हमारा जो फर्स्ट ODF ब्लॉक मध्य प्रदेश का हम लोगों ने किया, पूरी टीम ने किया। इसी तरीके से नीमच में हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास, उसमें आपको PM एक्सीलेंस अवार्ड मिला। विदिशा में सफाई की, सफाई में भी ऐसा नहीं है हम लोगों ने कि कोई सोच समझ के फावड़ा उठा लिया, गए वहां पे अच्छी सफाई नहीं दिखी, आपने प्री प्लानिंग नहीं की, लेकिन वो व्यक्तित्व में चीज आई, गए वहां पे देखा अच्छी सफाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, तो हमने कहा चलो हम ही करके दिखाते हैं, सब लोग मिलके करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने सफाई कर दी तो वो बहुत छोटा हो गया। एक बदलाव आना चाहिए, ये चीज टूटना चाहिए। तो सभी लोगों को हमने सोचा कि हम ही आगे लीड कर देते हैं तो सारे लोग करने लगेंगे। मतलब दैट वाज स्टांस की चलो ठीक है। इसका फायदा हुआ था सर? हाँ, नहीं एकदम फायदा हुआ था। और जी 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 एकदम फायदा हुआ। बहुत सारी जगह हमने चेंज देखे। तो इवन नगर निगम कमिश्नर में सागर में था, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोगों ने एकदम से आप 23वें स्थान पर 23rd पोजीशन पे गए, और वेस्टर्न जोन में सबसे अच्छी रैंक लगाने का अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला। तो जनरली ऐसा सोच के कभी नहीं किया कि ऐसा काम करेंगे तो कुछ ऐसा मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा। वो तो कभी परिस्थितियां बनी और जो बेस्ट जजमेंट लगा कि ऐसा कर देते हैं तो शायद बहुत अच्छा हो जाए, वैसा करके एक साधारण सोच से ही किया जैसा हर कोई सोचता है। सर, आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ ग्वालियर, तो कई बार होता है ना कि हम सोच के चलते हैं कि हम नए जिले में जा रहे हैं, तो कई योजनाएं हैं कि हमें कुछ बेहतरी करनी है, यहाँ ये कमी, लेकिन यहाँ आते ही अब कोविड की जो सिचुएशन आई जो 1.5 साल से चल रही है, तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जो मन में रह गई आपके कि मैं मतलब अभी तक कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हैं आप कोरोना काल में उसी में लगे हुए हैं, इंजेक्शंस में, दवाइयों में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, मरीजों में। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर आने की आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन हटे और मैं उस पर काम शुरू करूँ? देखिए क्या है, ग्वालियर का एक विजन डॉक्यूमेंट सब लोगों के कंसल्टेशन से एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट बना। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं तो 11 मार्च को आया था। आज आपको शायद 1 साल 2 महीने 7 दिन हुए हैं। इतना जोड़ा नहीं मैंने। नहीं मैंने जोड़ा, बट 14 महीने से ज्यादा हो गए। तो मैं 11 मार्च को आया था, और उसके बाद यहाँ पे शायद 22 मार्च को पहला केस मिला था, और हम लोगों ने शहर को लॉकडाउन किया था। तो उस समय से ही इतना वक्त नहीं मिला कि शुरुआती दौर में लॉकडाउन रहा, उस पे काम, लोगों के लिए काम करते रहे, लॉकडाउन का पालन कराते रहे, कोरोना के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हमें लगातार मार्गदर्शन निर्देश देते रहे उसके हिसाब से पूरा काम किया। फिर उसके बाद जब कोरोना कुछ कम हुआ तो उसके बाद में फिर एक विजन डॉक्यूमेंट बना। वो विजन डॉक्यूमेंट सभी के विचार विमर्श से बना था। सबसे पहले कंसल्टेशन की प्रोसेस हुई ग्वालियर में, व्यापारी वर्ग से, आम जनता से, बहुत सारे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली, फिर उन्होंने उसको देखा और उसको फाइनल किया। तो उसमें पूरा 4-5 साल का पूरा दस्तावेजीकरण है कि क्या क्या काम होने हैं, और उस पर हमने एक पिक
करना उसको शुरू किया था, स्टार्ट करना शुरू किया था, बट अगेन वो दूसरी लहर आ गई। ऐसे समय में तो कुछ सारी चीजें दो तीन हो गई, इसमें लोगों की जान बचाना, लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज शुरुआत में सर ऐसा कुछ रहा कि कुछ थोड़ी सी चूक हुई, जो शुरुआत का दौर था बहुत ज़्यादा मरीज, मतलब डेथ रेशियो बढ़ा, मरीज एकदम से संख्या बढ़ गई, कहीं कहीं थोड़ी सी चूक रही कहीं। देखिए आप, ये आपका सवाल बहुत गंभीर है और हम लोगों ने सख्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन शुरू में शायद किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। हाँ, किसी को जनता को भी शायद नहीं, जनता को भी नहीं थी कि इतना तेजी के साथ कोरोना लौटेगा। तो हम लोगों ने जो है मास्क, चालान आपको हम बताएं कि हम लोगों ने शायद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चालान किए, ग्वालियर जिले में, खुली जेल, ये सब चीजें की जी। लेकिन उस समय तक चाहे क्राइसिस मैनेजमेंट हो या हम सब लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि 8-10 दिन में इतने केस अचानक बढ़ेंगे। आपने देखा कि हमारा 20 अप्रैल तक सिचुएशन ठीक थी, फिर वो 4-5 दिन काफी टफ आ गए। उसके बाद फिर से हमने तत्काल उस पर नियंत्रण किया और काफी सख्ती की, और अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो बिलो 5% पॉजिटिविटी हमारी आ गई, केस भी 100 के अप्रॉक्स आज है। वही मेरा अगला सवाल था कि मतलब शहर के लोगों को बड़ी शंका है कि जो केस 1200 आ रहे थे, 1100 आ रहे थे, वो एकदम से 175 कैसे हो गए? आप रैपिड टेस्ट कर रहे हैं इसलिए देखिए एक सवाल देखिए ऐसा है कि ये मतलब इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सभी आम जन से जो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आप मतलब प्रशासन रैपिड टेस्ट कर रहा है और वो इतना बहुत ज्यादा सही नहीं है उसका रिजल्ट, इसलिए संख्या एकदम से कम हो। देखिए क्या है, हम रैपिड भी कर रहे हैं और हम RT-PCR भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में कोई बहुत अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रैपिड टेस्ट गांव में हम ज्यादा कर रहे हैं। गांव में इसलिए ज्यादा कर रहे हैं ताकि हम तत्काल मरीज को पकड़ सकें। रैपिड पहले भी हो रहे थे, गांव में पहुंच गया है सर को। जी 65 गांव में इसका प्रभाव है, 65 विलेजेस अफेक्टेड है। तो हम इसलिए उनको ज्यादा करते हैं ताकि हम तत्काल लोगों को जो आइसोलेट कर सके और फिर उनका ट्रीटमेंट या आइसोलेशन जो भी करना वो कर सके। आप देखिए पहले भी रैट हो रहे थे, तो रैट में कितनी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। RT-PCR में पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। जो RT-PCR का रेट हमारा 50% तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी का, नाउ द टाइम अगर आप उसको देखेंगे तो वो RT-PCR का रेट अभी बिलो 10 जा रहा है, मतलब वो बिलो 10 जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रैट की वजह से कोई कम हो गया। दूसरा, अगर हमें कुछ ऐसा चमत्कार और जादू आ रहा होता कि हम कोरोना को तो हम बहुत पहले ही कंट्रोल कर लेते, 4-5 दिन जाने नहीं जाती, और 4-5 दिन हम ऐसा नहीं होता कि 1200 केस जाते। तो हमने कंट्रोल मतलब कोरोना कर्फ्यू लगाया जनता के सहयोग से, क्राइसिस मैनेजमेंट के अप्रूवल से। कर्फ्यू मतलब जो भी कर्फ्यू लगा हुआ है कोरोना, ये जनता कर्फ्यू, क्योंकि जनता की तरफ से डिमांड, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन उसी से ये केसेस में मतलब बहुत सारी कमी आई। निश्चित रूप से उन सारी चीजों से आप सभी लोगों के सहयोग से इसमें कमी आई। तो बेसिकली पहली बात ये है। दूसरी बात, आप लोगों को भी ये फील होता होगा जब सिचुएशन नॉर्मल होती तो एक्चुअल में नॉर्मल होती। आज आप देखिए हॉस्पिटल के बेड खाली हो गए। हाँ, बेड खाली, आज हमने बैठक ली, ऑक्सीजन के लिए आज हमने बैठक ली, तो बैठक में हॉस्पिटल्स ने कहा अब हमारा हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, कोई भर्ती नहीं है। ऐसे कम से कम आज 23 हॉस्पिटल ने हमें आवेदन दे दिया कि अब हम अपना सामान्य इलाज करेंगे, हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम क्यों अपना हॉस्पिटल दूसरी बीमारियों के लिए खुलना चाहिए। बिरला हॉस्पिटल है, आज वहाँ 45 लोग भर्ती हैं जो 160 लोग भर्ती रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में 650 लोग पहुंच गए थे एक समय, अभी 338 लोग, आधे लोग चले गए, 338 लोग भर्ती हैं। कल्याण हॉस्पिटल है, उसमें 95 का जो एक बेड का हॉस्पिटल देता है उसमें 65 लोग भर्ती हैं। दूसरा मुरार का 84 बेड का हॉस्पिटल में 40 लोग भर्ती हैं। आज लिंक वाले कह रहे थे लिंक हॉस्पिटल कोई आज नहीं आया, भर्ती होने ही कोई नहीं आया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे कॉल आते थे, जो हमारे पास कॉल आते थे कंटिन्यू, वो एकदम नहीं आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए थोड़े बहुत आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आ रहे हैं। वही ब्लैक फंगस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए तैयारी है। जी, उस पे भी मैं आता हूँ, अभी उस पे आता हूँ। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा चीजें स्मूथ हो गई। जैसे हमारे यहाँ RT-PCR जब वो पहले हम टेस्टिंग के लिए हम देखते थे संख्या, तो 1200-1300 लोग टर्न अप होते थे टेस्ट कराने के लिए। आप 200-300 लोग टर्न अप हो रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। तो ये अगर कोई, जो आपका ये सवाल है कि क्या कोई प्रशासन ने कम कर दी है, कि इस प्रशासन
नहीं कम कर सकता। ये सवाल जनता का है। हाँ, और हमें लगता है कि हमको पॉजिटिव जरूर सोचना चाहिए। जब केस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता की बात होती है, लेकिन अगर कम, जिम्मेदारी दोनों ही बहुत दोनों है जिम्मे, लेकिन जब कम होते हैं तो हमें अपनी पूरे कड़ाई भी रखनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य भी है कि उन्होंने संदेश दिया, दवाई भी कड़ाई भी, तो हमें कड़ाई भी रखनी है, घरों में भी रहना है, लेकिन थोड़ा सा खुशी भी रहनी चाहिए कि अब हमारे शहर में ये कंट्रोल हो गया। पॉजिटिविटी एक आनी चाहिए। और आप सब, और मुझे लग रहा है लोग, आप देखिए लोगों से लोग खुश हैं, भले ही वो बोलते हैं लेकिन उन्हें पता है कि कम हो गया है, वो खुद अपने आसपास देखते हैं। क्योंकि एक खौफ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि डर लगता था कि घर से किसी को बुलाने में या जाने लेकिन अभी आप देखिए लोग, खत्म हो लेकिन लोगों को अपने आसपास भी दिख रहा होगा कि हाँ नहीं जा रहे लोग। एम्बुलेंस की आवाजें आपने देखी होंगी, बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन अभी आपको सुनाई दे रही, सच में नहीं आ रही है वो, तो जो दिन रात चलती रहती थी। हाँ, वो आपको एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन आते होंगे, इसको ये चाहिए वो चाहिए, अभी वो कम हो गया होगा, रेमडेसिविर के लिए कोई पूछ नहीं रहा। इवन ऑक्सीजन देखिए हमारे टैंकर आके अभी खाली नहीं हो पा रहे। आप खुद देखिए, आज हॉस्पिटल वाले कह रहे थे वेंडर फोन करके बुला रहे हैं ऑक्सीजन ले जाओ आके। तो जब चीजें स्मूथ होती हैं सबको पता चल जाता है कि अब चीजें स्मूथ हो गई, और जब चीजें टफ होती हैं तो सबको पता चलता है। 4-5 दिन टफ थे, उसमें शायद थोड़ी सी लापरवाही हम सब लोगों की तरफ से हुई होगी कि हमने मास्क नहीं लगाया होगा। वो जिम्मेदारी जनता की तो भी है, वो जिम्मेदारी हमारी भी है, सभी की है। हम ये नहीं कह सकते उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन शायद सब जगह थोड़ा थोड़ा कुछ लोग दिमागी रूप से रिलैक्स हो गए, और सब जगह आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा केस बढ़े, बट फिर भी हम ये कहेंगे हमने समय रहते उस पर तत्काल काबू पा लिया। और आप अगर देखेंगे तो 4-5 दिन ही टफ रहे। हाँ, वो जो ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की जो किल्लत थी वो 1 हफ्ते की थी। 1 हफ्ते मान लीजिए, अदरवाइज ग्वालियर के इस पूरे कोरोना के इतिहास में अगर वो 1 हफ्ता छोड़ दिया जाए तो आपने बहुत इतने अच्छे से मैनेज कैसे कर लिया। तो हमेशा जो है, और इसमें भी आपने देखा तुरंत स्मूथ होना चीजें शुरू हो गई। इफेक्टिवली वो 7 दिन उसमें दिखता रहा, बट इफेक्टिवली वो 3-4 दिन ही तकलीफ के बहुत ज्यादा थे, और 5वें दिन से फिर वो तकलीफ रिलीव होना शुरू हो गई। तो हम ये कह सकते हैं वो नहीं, हम तो खैर क्या करते हैं, हम तो कहते हैं लोगों से, करते लोग ही हैं। हमारे कहने से या हमारे करने से सब कुछ नहीं होता, हमारे करने से हो जाता तो फिर हम कभी कुछ भी कमी बेसी नहीं छोड़ते। करते सब लोग हैं, मिलजुल के करते हैं, सब लोगों के करने से ही होता है। आपके कहने से, प्रेरित करने से, जनता के मानने से। देखिए क्या है, आपने देखा होगा इधर बीच अगर आप पूरा देखेंगे मैनेजमेंट, तो आप देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ईज आउट हुई चीजें, प्रधानमंत्री जी के माननीय इंटरवेंशन से, जो ट्रेन में टैंकर लद के और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन सप्लाई हुई, यहाँ से हमारे टैंकर एयरलिफ्ट होके गए और आए तुरंत। तो ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन रहा। रेमडेसिविर टाइम पे ज्यादा आने लगे, जो अचानक डिमांड थी कम हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज वीसी से हम समीक्षा करते हैं हर जिले की, लगातार जनता को संदेश देते हैं। उन्होंने हम लोगों को सबको ये आदेश दिया कि आप सब जनता को जोड़िए, तो हम लोगों ने जिला क्राइसिस, ब्लॉक क्राइसिस, वार्ड निगरानी, और फिर उसके बाद गांव में और किल कोरोना तमाम चीजें चलाई मार्गदर्शन में। फिर सब लोगों को जोड़ा, सब माननीय जनप्रतिनिधि विधायकगणों ने, जनप्रतिनिधिगणों ने, सभी दलों के लोगों ने, फिर सभी एनजीओ ने, व्यापारी, सब लोगों ने अपना अपना संदेश दिया। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से चीजों को बताया कि भाई स्थिति ऐसी है, अगर आप अभी भी कर लोगे तो बचोगे, नहीं करोगे तो मतलब अगर आप देखें तो मीडिया ने भी और लोगों ने भी, सब लोगों ने एक साथ हाथ से हाथ पकड़ा। आप अगर पहली और इस वेव में कंपैरिजन करें तो पिछली बार हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलता था और 3-4 प्राइवेट चल रहे। इस बार बढ़ा तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हाथ थाम लिए। आप इमेजिन करिए अगर ये 80 हॉस्पिटल नहीं होते, ये कह देते हम तो नहीं कोरोना देखेंगे, पिछली बार कितने डरे हुए थे। अगर ये लोग नहीं आते तो ग्वालियर में क्या होता, कितनी हालात खराब हो जाते। लेकिन सब लोगों ने, मैंने उस समय संकट काल में देखा, हाथ थाम लिया। जिस समय बेड अवेलेबिलिटी की बात आई, हमने अचानक बेड की किल्लत होना शुरू हुई, फोन कॉल, डिस्ट्रेस कॉल आना शुरू हुए, तो हमने अपने एसडीएम और उसके साथ 25-30 राजस्व के लोगों को लगा दिया। उनके पास कॉल आता था, सभी को डाइवर्ट करते थे, वो तुरंत टाई अप कराते थे। 90% सक्सेस रेशियो था उसका, जिसमें हम तत्काल सहायता दे देते थे 4-5 दिन।
तो सब लोगों ने मिलके एक दूसरे का हाथ थामा, जनप्रतिनिधिगण हॉस्पिटल में खड़े होकर भर्ती करा रहे थे उस समय। और उसके बाद जब ये ईज आउट हो गया तो लोगों को खाना देना, लोगों को राशन देना, कंटेनमेंट में बनाना, ऐसा नहीं कि कंटेनमेंट का उल्लंघन, कोई उल्लंघन करता हमें फोन आते हैं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सिलेंडर जिस समय कमी हुई तो खुद पुलिस ने रिजर्व स्टॉक रख के और सबको सिलेंडर पहुंचाया। मतलब सभी लोगों की ज्वाइंट एफर्ट से सब कुछ हुआ। इसलिए अगर कुछ कमी, जो कुछ खराब हुआ वो आई टेक माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सभी लोगों के प्रयास से हुआ है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ये बात बोल रहे हैं। सर ब्लैक फंगस के लिए हम लोग कितने तैयार हैं अभी, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर्स में ही आया, मीडिया भी बता रहा है कि जो इंजेक्शन उसके लिए चाहिए अब वो ब्लैक मार्केटिंग उसकी पहले उसकी तरह होने लगी है जो हमें कोरोना में चाहिए। हाँ, ये ब्लैक फंगस के लिए जो है हमने अभी 12 बेड का हॉस्पिटल रेडी किया था मेडिकल कॉलेज में, उससे हमने अभी बात की, उसको और बढ़ा देंगे। टोटल 29-30 केस अभी तक ग्वालियर में रिपोर्टेड है। उसके लिए एक इंजेक्शन है जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो उपलब्ध है। कल 300 इंजेक्शन आए थे, कल फिर 300 आ रहे हैं। कुछ तो मेडिकल कॉलेज में तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। जो ये दूसरा सेटअप है, ये जो आपका प्राइवेट, उसमें कमी है तो उसको भी हम अभी ईज आउट, ये इंजेक्शन नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे अभी नहीं है, तो उनको भी हम ईज आउट कर रहे हैं। लेकिन उसके बहुत सारे डॉक्टर से डिस्कशन करके कुछ एक सीरप है, कई अल्टरनेट भी आज हम लोगों ने सोचे हैं, तो उस पर भी अभी हमने काम शुरू किया है। कई लोगों ने उस सीरप को मैंने मंगाया था डॉक्टर्स ने, तो उनको दिया है, तो उससे भी उन्हें फायदा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वो हो रहा है। सर अगर जैसे WHO ने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है, तो मुझे लगता है हम लोग इतने मजबूत हो गए हैं दूसरी लहर में कि हम तीसरी को कंट्रोल कर पाएंगे, हालात इतने बिगड़ नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए हम ये नहीं कह सकते हम मजबूत हो गए, हमें मजबूत होना होगा, ये कहना ठीक है। हाँ, मतलब हमने अभी जिले में एक प्लान में प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको सरकार से फिर दिखाऊंगा और उस पर काम शुरू कर दिया। जैसे ऑक्सीजन प्लांट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मैंने बोला सब लोग लगाइए ऑक्सीजन प्लांट, अपोलो ने आज लगा लिया है, क्योंकि तीसरी लहर और भी मतलब बदतर होने वाली है। कल्याण लगा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज के लिए 3 ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर हो गए, लग जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। तो इसी तरीके से 1000 बेड पे जो है ऑक्सीजन की पाइपलाइन, 1000 बिस्तरी अस्पताल टाइम पे तैयार होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम लोगों ने काम शुरू किया है। बच्चों की यूनिट बनाना, प्राइवेट में, सरकारी में, उनके माता पिता कहाँ, क्योंकि कह रहे हैं कि बच्चों पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जो, तो फिर माता पिता उनके साथ कैसे रह पाएंगे कोई आदमी, तो वो पूरा प्लान करके तो हम लोग उस पर मेहनत करेंगे और थर्ड वेव में लोगों को दिक्कत नहीं है, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। जैसे 30 मई के बाद अगर कर्फ्यू में ढील मिलती है तो व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? मतलब ऐसा एकदम तो नहीं होगा कि भीड़ एकदम से निकली और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की है और हम लोगों को निर्देश है कि एक साइंटिफिक प्लान मिलेगा हम लोगों को सभी कंसल्टेशन से, और उस साइंटिफिक प्लान से ही खुलेगा शहर एक एक। ऐसा नहीं होगा कि सब एक साथ खुल जाए और फिर से जो कुछ भी सुधरा है, आपने जो इतनी मेहनत की है वो स्थिति फिर से हमने नहीं, सभी लोगों ने मेहनत की है उसमें। प्रशासन जब तक पहल नहीं करेगा तो पता चला फिर से वो स्थितियां, दोबारा ऐसी स्थितियां कभी ग्वालियर के जीवन में ना आए और किसी के जीवन में ना आए और पूरे देश में भी ना आए, ऐसी कामना है। बहुत अपनों को खोया है, वो दर्द वही समझ सकते हैं। तो इसलिए उसको साइंटिफिक ही खोल सकते हैं। हाँ सर, आखिरी आप जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं कोविड के लिए 30 मई के बाद? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी तकलीफ़ें हुई हैं उसके लिए निश्चित रूप से बहुत हम यही कह सकते हैं, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं, किसी को कमज़ोरी है, किसी को कोई समस्या है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं सहानुभूति भी व्यक्त कर सकता हूँ। और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो भी योजनाएं हैं मैं उसका बेस्ट सभी लोगों को जो भी उसके पात्र हैं उनको मिल जाए इसकी कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी जो व्यक्तिगत क्षति किसी की है वो तो उसकी व्यक्तिगत क्षति है, वो उसको किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सकता। अब आगे ऐसा ना आए जीवन में, इस पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी कोशिश करेंगे, हम प्रशासन के सब लोग जनप्रतिनिधियों से सबसे मिलके कि सही तरीके से ही अनलॉक हो और आगे भी सभी लोग जो है वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, इन सभी चीज़ों की ड्राइव में आगे आएँ।
जैसे आपने देखा ग्वालियर जब पहले वैक्सीनेशन चल रहा था महामारी को, तो बहुत मशक्कत लग रही थी टारगेट पूरा करने में। लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे थे, बट अभी सब लोग चाह रहे लगे, तो उसका भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। तो वैक्सीन भी लगवाएंगे सब लोग, और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित मेरा एक सवाल बीच में छूट गया था। आपके बारे में पता चला था कि जैसे अब रामचरितमानस बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ढला हुआ है, आपने बहुत पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि वो एक एक शब्द जो है उसका अपने रामचरितमानस का, वो आपके मानस पटल, आपके व्यक्तित्व पे इतना है कि शायद आज इसलिए आप इतना डाउन टू अर्थ एक IAS अधिकारी हैं। बचपन में तो मैं मेरी माँ और भी घर में सब लोग जो है मुझे, हम बच्चे थे रामचरितमानस सुनाते थे, और हम लोग रात में सुनते थे और सुनते सुनते सो जाते थे, और फिर जगाया जाता, सो गए, फिर हम लोग सो जाते थे। लेकिन हम लोगों को बहुत ही बचपन में भाई बहनों को सभी को बहुत अच्छा लगता था, तो वो शायद उस वजह से धीरे धीरे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में बैठ गया है। और उसमें उसकी एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, और पंक्ति तो भी कहना उचित नहीं, एक एक मंत्र है रामचरितमानस की, एक एक चौपाई मंत्र है, तो वो निश्चित रूप से हमारा हमेशा पथ प्रशस्त करती है, मार्गदर्शन करती है। और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। गीता में जो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन का सार कैसे आगे बढ़ना चाहिए, विद्यमान है, कर्म के रूप में वो उसी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आप हमेशा प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये तो हम लोग मानते हैं। और जब भी मेरे जीवन में मैंने जब भी कभी कोई कठिन समय आया और कभी कोई चीज़ ऐसी आई, तो हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि जब भी मैं तैयारी भी करता था और अभी भी, कि राम रजाए सो ही सब ही का करी विचारी देखियो ये नीका, हृदय में हर तरीके से विचार करके देख लिया, राम की इच्छा सर्वोपरि है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो शायद हमारी योजनाओं से बेहतर उनकी योजनाएं होंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, और उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो जो उसमें जैसे जो मैं जो रजायसु शब्द का प्रयोग कर रहा था, तो रजामंदी से दिया गया आयस, वो मतलब केवल आदेश नहीं है, वो उनकी इच्छा से दिया गया आदेश है। तो वो हमारे लिए, और ईश्वर जो है वो कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोच सकता, तो फिर सर्वोपरि है, तो वो हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान बना के करता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं 100% इतना मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि सारे कर्म उसी सत्ता को समर्पित करके किए जाए तो बेहतर ही होगा, उसका फल जो भी होगा वो सुखद और मीठा ही होगा, जो भले ही आज हमें कड़वा दिखाई दे, कल वो मीठा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो आपने राम के शब्दों को अंकित किया, आप उसी मार्ग पर प्रशस्त होकर आगे बढ़ें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश पोर्टल के लिए, धन्यवाद।